अब बात करें इनिशियल एक्साइटेटरी इफेक्ट ऑन स्केलेटल मसल, रोक्यूरोनियम पे भी नहीं होता, सक्सिनैल्कोलिन का भी नहीं होता एक्साइटेटरी इफेक्ट, इन दोनों के इनहिबिटरी इफेक्ट है। ये जो है ना कॉन्टिन्यूस डीपोलराइजेशन करा के रिलैक्सेशन करा रही है, और ये जो है ना एंटागोनिस्ट का काम करके। जबकि इसमें क्या होता है, फेज़ 1 में फेसिकुलेशन होती है, हमने पढ़ ली है, पहले बता दी मैंने। अब रिस्पॉन्स टू टेटनिक स्टिमुलस, अब मैं बताती हूँ पीटीपी क्या होता है, पोस्ट टेटनिक पोटेंशिएशन। पीटीपी क्या होता है कि जब थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसकी वजह से एसिटाइलकोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है। तो टेटनिक स्टिमुलस को सिर्फ फेज़ 1 में सक्सिनैल्कोलिन रिस्पॉन्ड करती है अपने फेज़ 1 में, क्योंकि इसमें कॉन्टीन्यूस डीपोलराइजेशन हो रही होती है। और टेटनिक हमने पढ़ा हुआ है कि जो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है मुसलसल मसल्स की, तो फेज़ 1 में जो है ना ये काम हो रहा होता है, सस्टेन्ड रिस्पॉन्स हो रहा होता है टेटनिक स्टिमुलस के लिए। फेज़ 2 में या रोक्यूरोनियम का इसका कोई इस तरह का इफेक्ट नहीं होता। पोस्ट टेटनिक पोटेंशिएशन या फैसिलिटेशन एक ही बात है, उसको जो है ना फेज़ 1 में नहीं रिस्पॉन्ड करते, जबकि ये जो है ना इन दोनों में पोस्ट टेटनिक पोटेंशिएशन या फैसिलिटेशन को जो है ना इंक्रीज़ करते हैं ये दोनों। अब इसके बाद जो है ना टॉक्सिसिटी की बात करें तो पहले इसका रेस्पिरेटरी फेलियर, जाहिर से मतलब मसल्स का स्पाज्म हो रहा है, तो उसमें स्पाज्म नहीं, मसल का पैरालिसिस वगैरह हो रहा है, तो क्या है कि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो जाएगा। इस वजह से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से जो है ना डेथ भी हो सकती है। और अगर जो है ना डेथ हो सकती है, मतलब एस्फिक्सिया जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो रेस्पो है वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है। ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स हैं, हिस्टामिन रिलीज़ की बात करें, ये टेबल से देख लें। देखें जो बाकी सारे ड्रग्स हैं उनके किसी का ना लिखा हुआ है, स्लाइड ब्लॉक लिखा हुआ है, जो याद करने वाले ना उसमें टिबोकुरेरिन याद रखना है कि इसका जो है ना ये वीकली ब्लॉक करती है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को, और मॉडरेटली ब्लॉक करती है हमारे कार्डिक मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को, हिस्टामिन भी रिलीज़ कराती है। ठीक है, ये सिर्फ टिबोकुरेरिन का याद रखना है, और एक सक्सिनैल्कोलिन का याद रखना है कि ये जो ना थोड़ा सा स्लाइटली जो है ना उसको हिस्टामिन रिलीज़ को इंक्रीज़ कराती है। और सक्सिनैल्कोलिन का हमें पता है कि जो है ना ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को स्टिमुलेट कराती है, और जो ना इसको मस्कैरिनिक जो हार्ट पे बड़े होते हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, M2 रिसेप्टर्स, उनको भी एक्टिवेट कराती है। इसके बाद स्पेसिफिक इफेक्ट हो सकते हैं स्पेसिफिक इफेक्ट। अब जब मसल जो है ना बहुत ज़्यादा क्या है कि जो है ना जब रिलैक्सेशन उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि जो है ना मसल पेन होगा, कॉमन कंप्लेंट होती है, मसल डैमेज होगा। ठीक है, मसल पैरालिसिस करा रहे हैं ना हम, तो उसमें मसल पेन भी होगा, मसल डैमेज भी होगा। इसके अलावा हाइपरकलीमिया होता है, और जो है ना इसमें फैसिकुलेशन की वजह से जो इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर बढ़ जाए, उसकी वजह से एस्पिरेशन भी हो सकती है, लाइक हमारी लंग्स में भी जो गैस्ट्रिक कॉन्टैक्ट्स हैं वो एस्पिरेट कर सकते हैं, लंग्स में भी जा सकते हैं। इसके बाद ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें तो हमने पहले पढ़ा हुआ है मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया के इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स को जब जो है ना हम देते हैं एनएम ब्लॉकर ड्रग्स के साथ, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के साथ देते हैं, तो मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है SCR से, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करा देती है। और इसमें जो सबसे वो वाला इफेक्ट होता है लाइफ थ्रेटनिंग जो है ना कंडीशन होती है, वो जॉ मसल्स जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ट्रेजमस हो जाता है। ठीक है, और इसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एंटीबायोटिक्स और एंटी रिदमिक ड्रग्स भी इसको एनएम ब्लॉकर्स के इफेक्ट को जो है पोटेंशिएट कर रही होती है। तो इस तरह मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया इनकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन मेन बात अपनी इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स की वजह से होता है, आइसोफ्लोरेन वगैरह के। अब इफेक्ट ऑफ एजिंग एंड डिजीज़ में जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं जिनकी एज 75 से ज़्यादा होती है, जिनको या जो ऐसे पेशेंट जिनको माइसीनिया ग्रेविस है, तो क्या है कि उनमें जो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हैं उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनमें जो है ना नहीं देने होते। इसी तरह अगर कोई पेशेंट जिसको बर्न्स हैं सवेयर, या फिर जो है ना अपर मोटर न्यूरॉन के लिए ना, उसमें भी जो है ना इसका वो जो है ना लेस रिस्पॉन्स करते हैं सक्सिनैल्कोलिन को या इन एनएम ब्लॉकिंग ड्रग्स को। वो क्यों लेस रिस्पॉन्स करते हैं? क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन लियन में हमने पढ़ा था कि मसल वीकनेस वगैरह होती है, और जो निकोटिनिक रिसेप्टर बहुत ज़्यादा फायर कर रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है ना क्या होगा कि वो उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। और जो माइसीनिया ग्रेविस का पेशेंट हो तो उसको हमें पता है कि जो इसमें मसल वीकनेस होती है, तो उसमें अगर हम ये फिर से देंगे तो पहले ही पैरालिसिस है, तो फिर से जो है ना क्या है वो ज़्यादा उसको जो है ना सेंसिटिविटी उसकी बढ़ जाएगी। स्पाज्मोलिटिक ड्रग्स की बात, स्पाज्मोलिटिक ड्रग्स जो क्रॉनिक डिजीज़ वगैरह जैसे होती है, सेरेब्रल पाल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह, उसमें रिफ्लेक्स एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई होती है। और क्या होता है कि स्केलेटल मसल का जो वो है टोन है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, अब नॉर्मली हाई होती है टोन। और इसी तरह मसल जो है ना जब टोन बढ़ जाती है उनकी वजह से जो है ना स्पाज्म हो जाएगा मसल्स का, या इंजरी क्या होती है या कोई इन्फ्लेमेशन होती है उसकी वजह से मसल स्पाज्म होगा। ठीक है, अभी हमने काम क्या करना है, हमने
जो स्पाज़मोलिटिक ड्रग्स देनी है, स्पाज़मोलिटिक ड्रग्स का काम क्या होगा कि वो टोन को कम करेंगी और ना जो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है लेकिन स्ट्रेंथ को चेंज नहीं करेंगी, मसल की स्ट्रेंथ को। अब जो है ना क्रॉनिक यूज़ के लिए हैं और एक्यूट स्पाज़म के लिए। क्रॉनिक स्पाज़म के जो हम ड्रग्स देते हैं वो स्केलेटल मसल के अंदर भी एक्ट करती हैं और जो CNS पे भी एक्ट करती हैं। अब जो है ना ये पहले पढ़ी हुई है हमने, डायज़ेपाम, बैक्लोफेन वगैरह, टिज़ानिडीन और जो है डेंटोलिन वगैरह। अब एक एक बताती रहती हूँ। जो डायज़ेपाम है, डायज़ेपाम बेंजोडायज़ेपाम में हम पढ़ी हुई है कि जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन के लिए देते हैं। डायज़ेपाम का मैकेनिज़्म क्या होगा कि ये जो है ना गैबा मीडिएटेड इनहिबिशन को इंक्रीज़ कराती है, फैसिलिटेट कराती है। ये हमने बेंजोडायज़ेपाम में पढ़ा था कि ये जो है ना उसको इंक्रीज़ कर रही होती हैं, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग, इस वजह से गैबा का इफेक्ट जो है ना पोटेंशिएट हो जाता है। इसके बाद बैक्लोफिन का याद रखना, बैक्लोफिन जो है ना प्री सिनेप्टिकली भी एक्ट करती है, पोस्ट सिनेप्टिकली भी एक्ट करती है। प्री सिनेप्टिकली क्या करती है कि मेम्ब्रेन के हाइपरपोलराइजेशन कराती है, क्योंकि ये गैबा एगोनिस्ट है, प्री सेरेब्रल रिसेप्टर पे बाइंड करेगी और जो है ना क्लोराइड चैनल की ओपनिंग होगी तो हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी। इस तरह जो है ना पोस्ट सिनेप्टिकली ये क्या करती है, कैल्शियम इन्फ्लक्स को कम करती है, जिसकी वजह से जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसका रिलीज़ कम हो जाता है वो। और ग्लूटामिक एसिड हमें पता है जो है ना एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर, जब उसका रिलीज़ कम होगा तो इनहिबिटरी इफेक्ट जो है ना ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद जो है ना टिज़ानिडीन है, टिज़ानिडीन क्लोनिडीन से मिलती जुलती ड्रग है। क्लोनिडीन हमने पढ़ा था अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है, जो BP हाई BP वगैरह में दे रहे होते हैं, ठीक है। और जो है ना इसके बाद ये है कि जो टिज़ानिडीन होती है ये भी जो है ना प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन को इंक्रीज़ करेगी। और कौन सी ड्रग रहेगी, बोटुलिनम टॉक्सिन है। बोटुलिनम टॉक्सिन जो है ना हम इसका इंजेक्शन देते हैं और ये मसल पेन और स्पाज़म वगैरह को रिड्यूस करती है। इसको ऑप्थेल्मिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, सेरेब्रल पाल्सी में भी यूज़ करते हैं। इसके बाद गैबापेंटेन और जो प्रीगैबालिन है, इनको ये एंटी सीजर ड्रग्स हैं, ये भी स्पाज़मोलिटिक्स का काम करती हैं और इनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दिया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। एक बात ये हो गई। एक और बात ये है कि जो ये 3 ड्रग्स हमने पढ़ी थी ना, डायज़ेपाम, बैक्लोफेन और जो है ना टिज़ानिडीन, ये सारी स्पाइनल कॉर्ड में एक्ट करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनकी आउटपुट को कम कर रही होती हैं। जबकि जो डेंटोलिन है, डेंटोलिन स्केलेटल मसल के अंदर एक्ट करती है, मतलब 3 CNS में एक्ट कर रही हैं और जो है ना एक डेंटोलिन वो जो है ना उधर एक्ट कर रही है स्केलेटल मसल में। डेंटोलिन का भी मैंने बताया कि जो है ना वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में इमरजेंसी कंडीशन होती है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या होता है कि जो ना RI1 जीन यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसमें जो है ना म्यूटेशन वगैरह होती है, इस वजह से SCR बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। वही बात कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाइपरथर्मिया होगा, और इसमें डेंटोलिन फ़ौरन से देते हैं, ठीक है। और जो है ना ये हो गया टॉक्सिसिटी में जो है ना अब बेंजोडाइज़ेपाम्स देने उनकी वजह से क्या होगा, सेडेशन कराएंगे वो। इसके बाद जो है ना टॉलरेंस वगैरह डेवलप कराएंगे। टिज़ानिडीन का ये याद रखने के ड्राई माउथ, हाइपोटेंशन वगैरह, ड्राउजीनेस वगैरह कराती है। और डेंटोलिन क्या कराएगी, मसल वीकनेस कराएगी। इसके बाद जो है ना ड्रग्स फ्रॉम एक्यूट मसल स्पैज़म्स में जो है ना साइक्लोबेंजाप्रीन है, मिटाक्सोलोन है और मिथोकार्बामोल है, ठीक है। ये ड्रग्स हैं, इनको ऐसी एक्यूट स्पाज़म जो कि इसी मतलब कि वो हुआ है, मसल की कोई इंजरी हो गई उस वजह से मसल स्पाज़म हो गया, लाइक एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें देंगे ये हम एक्यूटली। क्रॉनिक के लिए यूज़ नहीं होती। उसमें जो साइक्लोबेंजाप्रीन है ना, साइक्लोबेंजाप्रीन हमारी ब्रेन स्टेम में एक्ट करती है और पोली जो साइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं उनके साथ इंटरफेयर करती है और उनको इनहिबिट कर देती है। पोली साइनेप्टिक रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स, वो पढ़े थे हमने, क्रॉस एक्सटेंसर फ्लेक्स रिफ्लेक्स वगैरह पढ़े थे, ठीक है। अब ये बात थी कि इनका जो है ना, हाँ ठीक है, मैकेनिज़्म तो हो गया बस। स्पाज़मोलिटिक ड्रग्स के यूजेस एक बार ये मैकेनिज़्म एक बार फिर से याद कर लें, फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ, सॉरी। अच्छा, तो उसमें बैक्लोफिन हमने पढ़ा था कि ये जो है ना एगोनिस्ट है, प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिकली दोनों एक्ट करेगी। जबकि डायज़ेपाम गैबा मीडिएटेड ट्रांसमिशन को इंक्रीज़ कराएगी और टिज़ानिडीन भी प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन को इंक्रीज़ कराएगी। जो पोस्ट और प्री दोनों है वो सिर्फ बैक्लोफिन है, ठीक है। और डेंटोलिन स्केलेटल मसल के अंदर रख कर ये 3 CNS में हो रही है जो है ना डेंटोलिन स्केलेटल मसल के अंदर जो है ना फ़ौरन से रिलैक्सेशन कराएगी, इमरजेंसी कंडीशन में दी जाती है, ठीक है। और इनके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स में क्या था कि बेंजो से याद रखने के सेडेशन और टॉलरेंस, और जो है ना टिज़ानिडीन का याद रखने के ड्राई माउथ और हाइपोटेंशन वगैरह, और डेंटोलिन का मसल वीकनेस वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद कीमो स्टार्ट करनी हमने इंशाल्लाह।